हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल बेसिक्स ऑफ सोशियोलॉजी। तो हमारा जो कार्ल मार्क्स का बायोग्राफी था वो मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया है। छोटी सी बायोग्राफी है और इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पॉइंट व्यू से भी और आपके हर किसी एग्ज़ाम के लिए CUT, गेट, नेट, JRF या कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हो, यहाँ तक कि UPSC का ऑप्शनल भी लिख रहे हो तो भी आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि कार्ल मार्क्स क्या थे। ठीक है, तो वो मैंने आपको बता दिया है कि कार्ल मार्क्स क्या थे और क्या क्या बुक्स थी उनकी, थोड़ी बहुत बुक्स भी बता दी हैं। तो कार्ल मार्क्स जो है, अब इसमें हम पढ़ेंगे कि मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री कैसे वो उन्होंने इंटरप्रेट किया है। मटीरियलिस्टिक, ड्यू टू मटीरियलिस्टिक थिंग्स हमारी हिस्ट्री जो है वो क्रिएट हुई है, या हमारी हिस्ट्री में क्या रोल है मटीरियलिस्टिक थिंग्स का, वो चीज़ें हम पढ़ेंगे। कैसे उन्होंने बताया है कि सोसाइटीज़ में जो चेंज आता है वो किसकी वजह से है, या कोई भी कन्फ्लिक्ट है सोसाइटी में ड्यू टू मटीरियलिस्टिक थिंग्स की वजह से है, तो सोसाइटी क्या है, अगर एवोल्यूशन भी आया है तो किसकी वजह से आया है, ड्यू टू मटीरियलिस्टिक थिंग्स की वजह से। ठीक है, तो वो इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट भी थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उनका ये मानना था, इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट मीन्स उनका ये मानना था कि सोसाइटीज़ में जो भी चेंज है, जो भी कुछ भी सोसाइटीज़ में चेंज आता है वो किसकी वजह से, उसमें कौन सा फैक्टर या कौन सा इंस्टीट्यूशन रोल प्ले करता है, वो है इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। उनका यही मानना था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कार्ल मार्क्स का मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री, क्योंकि आपके पेपर में, आपके सिलेबस में, एज अ एग्ज़ाम में भी आपको मेंशन है। ठीक है, तो मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ हिस्ट्री की बात करें तो इसका थोड़ा बहुत मीनिंग किस बुक में है ये भी इंपॉर्टेंट होता है। द थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म इज़ वेरी मच एसोसिएटेड विद द नेम्स ऑफ कार्ल मार्क्स एंड एंगल्स। जब भी हम हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म की बात करते हैं तो ये किससे जुड़े हुए हैं, कार्ल मार्क्स और एंगल से। एंगल जो है वो इनका दोस्त था। द चैम्पियंस ऑफ कम्युनिज्म, इनको हम चैम्पियंस मानते हैं कम्युनिज्म का। द थ्योरी ऑफ हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म इज़ आल्सो नोन एज द मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, कभी कभी आप ऐसा देखते हो कि हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म आपने देख लिया और आप सोचते हो कि ये अलग है मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। नहीं, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म इज़ आल्सो नोन एज मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म इज़ अ की कंसेप्ट ऑफ मार्क्स वर्क, नोटेबली आउटलाइन द कंट्रीब्यूशन कि इन हिज बुक, किस बुक में है, ए कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो 1859 में लिखी थी। उस बुक में मेंशन है मटीरियलिस्टिक इंटरप्रिटेशंस ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, ये बुक भी आपको पता होनी चाहिए कि ये कंसेप्ट किस बुक में लिखा था। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स, मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या है, बोलता है हिस्ट्री इज़ अ प्रोसेस ऑफ मैन सेल्फ क्रिएशन, है ना। बोलता है हिस्ट्री क्या है, एक प्रोसेस है जो क्या प्रोसेस है, मैन सेल्फ क्रिएशन है। सिंस मैन इन्वॉल्वमेंट इनटू रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन क्रिएट हिस्ट्री, जो भी मैन है वो इन्वॉल्व होता है किसमें, जो भी रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है। अब रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, ये क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। तो ये हम इसी में पढ़ेंगे, इसके बारे में भी। ठीक है, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री टू अंडरस्टैंड सोसाइटी। क्या बोलता है, अगर आपको ये ज़रूरी है, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड हिस्ट्री, अगर हमें हिस्ट्री समझना है तो हमें कहीं ना कहीं टू अंडरस्टैंड सोसाइटी भी समझना है। ठीक है, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म, अगर हम हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म की बात करें, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म अप्लाइड डायलैक्टिकल मटीरियलिज्म स्पेसिफिकली टू ह्यूमन हिस्ट्री एंड सोसाइटी, शोइंग हाउ मटीरियल कंडीशंस शेप हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन एंड सोसाइटल स्ट्रक्चर। क्या बोलता है जो हिस्ट्री है, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये मटीरियलिस्टिक कंडीशंस जो भी हैं, स्पेशली जैसे इकोनॉमिक फोर्सेस है, ये कैसे क्या है हमारे सोशल स्ट्रक्चर को, सोशल स्ट्रक्चर्स को क्या करती है, फंक्शनिंग करती में या शेप करने में काम करती है। ठीक है, अब इसने क्या किया था, द थ्योरी कंटेंस टू इंटररिलेटेड एस्पेक्ट्स। इसने दो एस्पेक्ट्स की बात की थी, जिसमें एक मटीरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ सोसाइटी था, जिसमें आपके सिस्टमेटिक व्यू से इसने सोसाइटी की बात की थी, और दूसरा इसने डायनेमिक व्यू से बात की थी, जिसमें एवोल्यूशन ऑफ सोसाइटी की बात की थी कि कैसे इवॉल्व हुई है, पहले कौन सी सोसाइटीज़ थी, उसके बाद कौन सी है, और इधर यहाँ तक कि 4 तो इसने स्टेजेस बताई थी, उसमें 2 जो है फ्यूचरिस्टिक स्टेज भी बताई थी। ठीक है, कि फ्यूचर में क्या होगा, आफ्टर कैपिटलिस्ट किस टाइप की सोसाइटीज़ होगी। ठीक है, उसके बारे में भी इसने बात की है कार्ल मार्क्स ने। तो सबसे पहले हम देखेंगे मटीरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ सोसाइटी क्या है, एज अ सिस्टमैटिक व्यू। ठीक है, सिस्टम व्यू के हिसाब से, इज इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सुपरस्ट्रक्चर विच आर टू कंसेप्चुअल एंटिटीज क्रिएटेड मार्क्स टू अंडरस्टैंड मोड ऑफ प्रोडक्शन और सोसाइटीज़। ठीक है, इन्होंने अपने जो मोड्स ऑफ प्रोडक्शन है सोसाइटीज़ को, उसको समझाने के लिए इनके 2 कंसेप्ट हैं, 2 टर्म्स का यूज़ किया था, एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल सुपरस्ट्रक्चर्स। ठीक है, हम समझेंगे कि कैसे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, मैंने एक लास्ट पे एक लाइन भी लिखी है, आप उससे कंक्लूड में देख लोगे कि कैसे हम।
Marx had a systematic view of society and he deemed production as a central in understanding the societies. ठीक है, क्या बोलता है मार्क्स, अगर सिस्टमेटिक व्यू में बात करता है सोसाइटी किस पे ज़्यादा ध्यान देती है, किस पे डीम्ड करती है, मतलब विचार जो है या सोचना है, डीम्ड प्रोडक्शन एज अ सेंट्रल इन अंडरस्टैंडिंग सोसाइटीज़, ड्यू टू प्रोडक्शन, उसी से हम क्या करते हैं सोसाइटीज़ को समझते हैं. द सोशल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन एंड फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जो सोशल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है एंड फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन कंटिन्यूसली इंटरप्ले एंड इन्फ्लुएंस ईच अदर, ये दोनों क्या है आपस में मतलब प्रॉपर का रोल प्ले करती हैं. ठीक है, दोनों ये क्या बोलते हैं, जो क्या है सोशल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन है, जो आपके रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन एंड फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, ये आपस में इंटरप्ले होकर ही काम करते हैं. ठीक है, इन्फ्लुएंस है एक दूसरे से, ऐसे नहीं कि फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन कोई अलग चीज़ है और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन अलग है. ठीक है, ये दोनों मिलके ही काम करते हैं, इंटरप्ले. ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिज सिस्टमेटिक व्यू सोसाइटी एज अ मोड ऑफ प्रोडक्शन, सोसाइटी या आर मोड ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स. ठीक है, किसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स. ठीक है, सिस्टमेटिक व्यू में क्या है, सोसाइटी या मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या है, कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, दो पार्ट से बनी है, एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर से और दूसरा सोशल सुपरस्ट्रक्चर से, जो मैंने आपको बताया भी था. ठीक है, अब इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बात करता है, बोलता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इट इंक्लूड्स फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन. इसमें आपको दो तरह की प्रोडक्शन देखने को मिलेगी. ठीक है, एक फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, तो दैट इज़ मैन एंड थिंग्स बिटवीन बीइंग इन्वॉल्व इन प्रोडक्शन इंक्लूडिंग, इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा, इनमें आपको देखने को मिलेगा रिलेशंस किसके बीच में, मैन एंड थिंग्स के बीच में, जिसमें आपको प्रोडक्शन कौन कौन से, जैसे क्लासेस आपको देखने को मिलेगी, आप सोसाइटीज़ में देखते हो. ठीक है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस पे क्लासेस में क्या आता है, जैसे आपके हैव्स नॉट हैं. ठीक है, इसमें आपको पता है हैव्स में वो आते हैं, वो वाली क्लास जिनके पास प्रॉपर्टी है, बुर्जियाज इनको बोलते हैं हम, उनके पास बहुत पैसा है. आप आज भी देखते हो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज जो हैं वो बड़े बड़े जो भी ऑनर्स हैं उनके वो चलाते हैं, और वहाँ पे लेबरर जो हैं वो हैव्स नॉट है. तो क्लासेस आपको देखने को मिलती हैं, है ना, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में टूल्स देखने को मिलती है, टेक्निक्स देखने को मिलती है, एटसेट्रा. इट रिप्रेजेंट द सेंट्रल ऑफ मटीरियल और इकोनॉमिक फैक्टर इन शेपिंग होल मोड ऑफ प्रोडक्शन, है ना. ये क्या करता है, ये जो भी इकोनॉमिक फैक्टर है यही क्या करता है, पूरे मोड ऑफ प्रोडक्शन को शेप करता है. ठीक है, शेप देता है. सेकेंड इज है, अब क्या है, इसमें दो तरह के पार्ट्स बोले थे मैंने आपको, जिसमें आपका रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन था और दूसरा फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन. अब रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, अकॉर्डिंग टू मार्क्स के हिसाब से दो तरह के, टू टाइप्स ऑफ मोड ऑफ प्रोडक्शन है. फर्स्ट इज रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन. आपको सोसाइटीज़ में तो प्रोडक्शन जो भी करते हैं उसमें आपको दो तरह के रिलेशंस देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको दो तरह के इंडिविजुअल्स मिलेंगे, मैन एंड मैन के बीच में रिलेशंस होगा. ठीक है, दे प्रिटेंड टू द एसोसिएशन विच इंडिविजुअल्स फ्रॉम ऑर्डर टू अंडरटेक प्रोडक्शंस. ठीक है, जिसमें देयर आर टू क्लासेस, हैव्स एंड हैव्स नॉट. हैव्स वो होंगे who own the production and earn profit or benefits. ठीक है, हैव्स वो हैं जो क्या करते हैं, जो प्रोडक्शन में क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है ना, जिनकी अपनी प्रोडक्शन है, who own the production and earn profit or benefits. ठीक है, वही वो प्रोडक्शन लेते हैं और उसी से वो प्रॉफिट लेते हैं. ठीक है, अर्न प्रॉफिट गेन करते हैं और बेनिफिट सारे किसके पास चले जाते हैं, हैव्स के पास. ठीक है, और दूसरी है हैव्स नॉट. हैव्स नॉट क्या करते हैं, हैव्स नॉट मीन्स के जो गरीब हैं, जो लेबरर हैं, किसी फैक्ट्री के एग्जांपल दूंगा तो जैसे कि जो लेबरर हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में लेबरर देखने को मिलते हैं, वो क्या करते हैं, वो वहाँ पे काम करते हैं और किसके बेसिस पे उनको वहाँ पे वेजेस मिलता है. तो अब द हैव्स नॉट क्या है, हु डू नॉट हैव एनी रियल कंट्रोल ऑन देयर लेबर. ठीक है, उनका अपने उस पर कोई कंट्रोल नहीं है कि कितना काम करना है, कब रेस्ट करना है, उस पर उनका अपना कंट्रोल नहीं है हैव्स नॉट पे. ठीक है, रियल कंट्रोल ऑन देयर लेबर इन एनी मोड ऑफ प्रोडक्शन, किसी भी मोड ऑफ प्रोडक्शन में उनका कोई अपना कंट्रोल नहीं है. ठीक है, क्यों, एंड दे हैव टू सेल, वो अपने सेल देयर लेबर एंड अर्न वेजेस इन इंडस्ट्रियल सोसाइटीज. आप देखते हो जो लेबरर होते हैं वो अपनी लेबर सेल करते हैं और किसके बेसिस पे, उनको वहाँ पैसा मिलता है, वेजेस मिलते हैं ना काम करने के इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ में. तो ये था रिलेशन बिटवीन मैन एंड मैन. और रिलेशन बिटवीन मैन एंड थिंग्स में क्या देखने को मिलता है आपको, दीज आर द नेचर ऑफ ऑनरशिप एंड नॉन ऑनरशिप ऑफ थिंग्स. ठीक है, एक ऑनरशिप है और एक नॉन ऑनरशिप उस चीज़ पे है, रिक्वायर्ड इन द प्रोडक्शन. ठीक है, द हैव्स, जो हैव्स हैं वो कंट्रोल करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस इन एवरी मोड ऑफ प्रोडक्शन. ये आपको पता है, वो ही कंट्रोल करते हैं जितना आपको काम करना है, कितना आपको काम करना है, कितना नहीं करना है, ये सारा जो कंट्रोल है ये किस पे है, हैव्स पे. वेयर एज द हैव्स नॉट, जो हैव्स नॉट हैं जिनको हम नॉन ऑनर भी बोलते हैं, हैव्स हो गए जो ऑनरशिप है जिनके पास. ठीक है, वेयर एज द हैव्स नॉट एंड नॉन ऑनर्स इन द प्रोडक्शन प्रोसेस जस्ट ऑन देयर लेबर. वो क्या करते हैं, उनको अपने काम से काम, मतलब वही काम करना है जो उनको बोला जाए. ठीक है, प्रोडक्शन प्रोसेस में जस्ट ऑन देयर लेबर. ठीक है, वो खाली लेबर का काम करते हैं और उनका उस पर कोई कंट्रोल नहीं है कि कितना काम करना है, कितना नहीं करना. ठीक है,
नेक्स्ट है फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब कौन कौन सी फोर्सेज लगती है प्रोडक्शन करने में, ठीक है। उस फोर्सेज में क्या है, टू एस्पेक्ट्स वेयर एज द मैन, एक मैन है, दूसरा क्या है, थिंग्स है, ठीक है। यही दो फोर्सेज होती हैं, एक इंसान काम करता है और एक वो चीज़ जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स है, ठीक है। मैन क्या है, मैन फर्दर कैटेगराइज हैव्स एंड हैव्स नॉट, ये आपको पता है, मैंने बता दिया, ठीक है। और थिंग्स में क्या क्या इंक्लूड होता है, जो आपके टूल्स होते हैं, जो आपके टेक्निक्स होती हैं, जो आपके इक्विपमेंट, जो स्किल है, वो सारे किस में, थिंग्स में वो होते हैं, ठीक है। मेजर चेंजेस इन सोसाइटी अकर्स व्हेन न्यू फोर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इवॉल्व, है ना। बोलता है चेंजेस कब आती हैं इन सोसाइटीज़ में, कब होती है, जब कोई नई फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आ जाए, ठीक है। मीन्स वो क्या करती है, विच आल्सो क्रिएट अ न्यू रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, है ना। वो क्या करती है, न्यू रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन बनाती है जब नई कोई फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आ जाए, मे बी नई कोई टेक्निक्स आ जाए, नई कोई टूल्स आ जाए, है ना। वो क्या करती है, विच रिप्लेस द ओल्डर वन एंड क्रिएट अ न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन, है ना। वो क्या करती है, कहीं ना कहीं जो पुरानी है उसको क्या करती है, रिप्लेस कर देती है ना। ओल्डर वन को क्या करती है, रिप्लेस करती है और नया मोड ऑफ प्रोडक्शन, नए तरीके से आप क्या करते हो, प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देते हो। वैसे बहुत सी चीज़ें टेक्निक्स आज तक बहुत डेवलप हुई है ना। जो चीज़ें पुरानी थी कहीं ना कहीं पुराने तरीके से अगर मोड ऑफ प्रोडक्शन की बात करें तो आज तक बहुत ज़्यादा चेंजेस आई है ना, स्किल्स में, टेक्निक्स में। तो जैसे जैसे आपको न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन देखने को मिलता है, तो हम बहुत सी क्या देखते हैं, टेक्निक्स देखते हैं। मतलब आप क्या करते हो, मेजर जो चेंजेस है सोसाइटीज़ में कब होती हैं, आप चेंजेस कब देखते हो, जब क्या होता है, जो न्यू फोर्स ऑफ प्रोडक्शन आते हैं ना। न्यू फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में भी हो सकता है कोई नए नए इक्विपमेंट आ जाएँ, मशीन्स आ जाए कोई नई, जो तो उसकी वजह से क्या देखने को मिलता है, वो क्या क्रिएट करते हैं, न्यू रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। वो रिप्लेस क्या करते हैं, वो पुराने जो भी ओल्डर वंस हैं उसको रिप्लेस करके कुछ नया मोड ऑफ प्रोडक्शन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा जो था, इसमें दो एस्पेक्ट्स थे, मैंने आपको बताया था, एक इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर और दूसरा सोशल सुपरस्ट्रक्चर। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में तो इकॉनमी आएगा, ठीक है, सिर्फ मनी की बात है, सिर्फ उसके ही दो स्किल्स आएंगे, उन्हीं के बेसिस पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सोसाइटीज़ में चेंजेस देखने को मिलेगी, ठीक है। वो रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन, है ना, वही मैन एंड मैन के बीच में रिलेशन, मैन एंड थिंग्स के बीच में रिलेशन, है ना। फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन में आपको पता चलेगा कौन कौन सी फोर्सेज यूज़ की जाती हैं प्रोडक्शन करने में, जैसे टूल्स, टेक्निक्स, इक्विपमेंट, स्किल्स एंड सो ऑन, ठीक है। दूसरा है सोशल सुपरस्ट्रक्चर। इसमें क्या होता है, इट इंक्लूड्स ऑल अदर एस्पेक्ट्स ऑफ सोसाइटीज़ लाइक अ कल्चर, लॉ, सिर्फ इकॉनमी को छोड़ के जो भी आपके अदर एस्पेक्ट्स हैं, लॉ, स्टेट, फैमिली, रिलीजन एंड एजुकेशन, ये सारा क्या है, आपका सोशल सुपरस्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, ये शेप करता है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। यहाँ पे मैंने ये एक लाइन लिखी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको मिस नहीं करना। एज इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्या करता है, चेंज करता है सोशल सुपरस्ट्रक्चर, तो वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है। अगर इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको चेंजेस देखने को मिलेगी तो फिर क्या होगा, सोशल सुपरस्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा। जैसे आप देखते हो, मैं एग्जांपल्स भी दूंगा इसकी। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, शेप करता है सोशल सुपरस्ट्रक्चर को, और सोशल सुपरस्ट्रक्चर क्या करता है, विच इन टर्न्स हेल्प, वो हेल्प करता है किसको, जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हेल्प करता है फंक्शनिंग करने में। जैसे आप देखते हो, मान के चलो हमारे पास पैसा नहीं है, ठीक है, पैसा नहीं है, तो हमारा सोशल सुपरस्ट्रक्चर, चाहे एजुकेशन देखोगे, चाहे हमारा फैमिली देखोगे, चाहे हमारे कोई कल्चर्स होंगे, हमारा लॉ होगा, ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, ये भी चेंज हो जाएंगी। मान के चलो कोई गरीब है तो उसको आप देखोगे, उसका जो फैमिली सिस्टम होगा, जो फैमिली जो भी नीड्स होंगी वो फुलफ़िल नहीं कर पाएगा, तो उसमें क्या आ रहा है, उसमें भी चेंज आ रहा है ड्यू टू इकॉनमी। अगर पैसा नहीं है तो आपकी इकॉनमी भी, आपके जो घर में बेसिक नीड्स हैं उसको भी आप फुलफ़िल नहीं कर सकते, है ना, आपका एजुकेशन नहीं ले सकते। तो ये सारी चीज़ें क्या बोलता है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर अगर चेंज होता है तो कहीं ना कहीं सोशल सुपरस्ट्रक्चर भी चेंज होता है। अब सोशल सुपरस्ट्रक्चर कैसे फंक्शनिंग करने में हेल्प करता है, जैसे आप देखते हो, आप एजुकेशन लेते हो तो कल को इकोनॉमी में कोई कुछ दुविधा आ जाती है तो कहीं ना कहीं हम उसके बारे में हेल्प करते हैं। तो वो एजुकेशन क्या कर रहा है, एजुकेशन भी उसको फंक्शनिंग करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए बोलता है क्या है, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है, शेप देता है एक सोशल सुपरस्ट्रक्चर को, ठीक है। और सोशल सुपरस्ट्रक्चर क्या करता है, उसके टर्म्स में हेल्प करता है फंक्शनिंग करने में किसको, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर को। तो यही दो एस्पेक्ट्स थे सिस्टमैटिक व्यू से। अब दूसरा है डायनेमिक व्यू, ठीक है। तो डायनेमिक व्यू में क्या बोलते हैं, ये दो पार्ट्स हैं किसके, मटीरियलिस्टिक जो भी इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री है उसके बारे में, ठीक है, याद रखना। अब ये हिस्टोरिकल एवोल्यूशन सोसाइटी का समझाता है ड्यू टू मटीरियलिस्टिक थिंग्स की वजह से, ठीक है, कैसे इवॉल्व हुई है, डायनेमिक हुई, चेंज कैसे आया है, कैसे पहले सोसाइटीज़ कैसी थी और अब कैसी है।
एवोल्यूशन प्रोसेस इन टर्म्स ऑफ डायलैक्टिक प्रोसेस वेयर टू अपोजिंग फोर्स इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड न्यू स्ट्रक्चर आर प्रोड्यूस एंड डायलैक्टिक प्रोसेस कंटिन्यू। ठीक है, आपको डायलैक्टिक मटीरियलिज्म के बारे में उतना पता नहीं होगा, अगर पता नहीं है तो पढ़ लेना। उसमें थोड़ा क्या होता है, पहले कोई थीसिस देता है, फिर एंटी थीसिस एंड सिंथेसिस हो जाता है। ठीक है, थीसिस के बारे में मतलब वो वाली बात जो आप पहले कर रहे हो, फिर उसमें अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो वो एंटी थीसिस होगा उसके। ठीक है, तो वैसे ही बोलता है जो मटीरियलिस्टिक थिंग्स की वजह से क्या है, सोसाइटीज़ में सोसाइटी जो है वो इवॉल्व हुई है। ठीक है, हिस्टोरिकल एवोल्यूशन हुआ है। ठीक है, पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था। ठीक है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म में हो सकता है पहले के तरह के लोग ऐसे थे जो जिनमें कोई क्लास सिस्टम नहीं था, उसके बाद कुछ आ गए जिनमें क्लास सिस्टम आया। ठीक है, तो उसके खिलाफ क्या किया, एंटीथीसिस हुआ, फिर उन दोनों ने मिलकर एक स्टेज बनाई जिसको सिंथेसिस बताता है। ठीक है, वो मैं समझाऊंगा कि कैसे आपको हर सोसाइटीज़ में आपको थीसिस, एंटीथीसिस एंड सिंथेसिस देखने को मिला। थीसिस वो है जैसे कि कोई स्टेटमेंट दे रहे हो आप, मान के चलो मैं एक स्टेटमेंट देता हूँ कि जो कॉलेज में है वो बच्चे क्लास नहीं लेते, तो उस पर एंटीथीसिस आ जाएगा। मेरा थीसिस क्या है, मेरा थीसिस है कि कॉलेज के बच्चे क्लास नहीं लेते। ठीक है, तो दूसरा को इस एंटीथीसिस क्या आ जाएगा, बोलेगा नहीं कॉलेज के बच्चे क्लासेस ले रहे हैं, वो हो गया एंटीथीसिस, है ना, बिल्कुल अगेंस्ट। बट उन दोनों को मिला के एक सिंथेसिस आएगा कि हाँ कॉलेज के बच्चे, कुछ बच्चे क्लास नहीं लेते और कुछ लेते हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब उन दोनों को कंबाइन करके एक स्टेटमेंट आएगा जिसको हम सिंथेसिस बोलते हैं। ठीक है, तो सिंथेसिस क्या होता है, वो वाला स्टेटमेंट जो दोनों को मिला के एक बनता है। ठीक है, जैसे कि कोई ये बोल देगा कि कॉलेज के बच्चे क्लासेस लेते भी हैं और कुछ बच्चे नहीं लेते हैं, तो ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो वो हमारे, तो मार्क्स हैज़ कंसेप्चुलाइज द सोसाइटी इन टर्म ऑफ 6 स्टेजेस, या 6 स्टेजेस बोलो, या 6 स्टेजेस ऑफ एवोल्यूशन, या 6 मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो एवरी न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन डिस्प्लेस द अर्लियर। जितने भी मोड ऑफ प्रोडक्शन इसमें आए हैं उन्होंने क्या किया है, जो अर्लियर मोड ऑफ प्रोडक्शन था, जो अर्लियर स्टेज थी, उसको क्या किया है, डिस्प्लेस किया है बिकॉज ऑफ वेरियस फैक्टर्स लाइक अ इनहेरेंट वीकनेस, है ना, बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी बेसिस पे उन्होंने क्या किया है, उसको हटाया है। ठीक है, वीकनेस के वजह से, वीकनेस ऑफ द सिस्टम या कंट्राडिक्शन, क्लास स्ट्रगल एंड सो ऑन, है ना, ये सारी चीज़ें। और ये रेवोल्यूशन इज ऑफन रिक्वायर्ड टू चेंज रिलेशन ऑफ प्रोडक्शंस। ठीक है, अब आउट ऑफ 6 मोड ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें से 4 जो हैं वो हिस्टोरिकल हैं। ठीक है, वो हिस्ट्री हमारा एवोल्यूशंस हैं, और उसमें जो 2 हैं, 2 आर फ्यूचरिस्टिक। 2 ऐसी स्टेजेस हैं, कार्ल मार्क्स के हिसाब से 2 स्टेजेस ऐसी हैं जो उसने फ्यूचरिस्टिक बताई है, मतलब उनने बताया कि फ्यूचर में ऐसी स्टेजेस होंगी। ठीक है, आफ्टर कैपिटलिज्म। ठीक है, उसके बाद उनने क्या बताया है कि ये स्टेजेस आएंगी। ठीक है, उनने फ्यूचरिस्टिक की भी बात की, फ्यूचर की भी बात की है, जिसमें सबसे पहली जो स्टेजेस है वो है प्रिमिटिव कम्युनिज्म। उनका ये मानना था कि सबसे पहली जो स्टेज है वो कौन सी थी, प्रिमिटिव कम्युनिज्म। उस टाइम क्या था, हर कोई इक्वल था, नो कोहर्शन थी, कोई कोहर्शन नहीं थी। कोहर्शन मीन्स जोर ज़बरदस्ती कोई नहीं थी, दबाव कोई नहीं था, या कोई जोर बल प्रयोग नहीं था जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो इसमें क्या था, इन दिस मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑल आर इक्वल एंड हैव इक्वल चांसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड सोसाइटीज़। बोलता है हर किसी को क्या था, इक्वल चांसेस था, मतलब प्रोडक्शन करने का। ठीक है, हर किसी को इक्वल चांसेस फोर्स ऑफ प्रोडक्शन इन सोसाइटीज़, हंटिंग गैदरिंग। ठीक है, कौन सी सोसाइटीज़ थी, हंटिंग गैदरिंग। ये आपको भी पता है, हंटिंग गैदरिंग में वही सोसाइटीज़ थी जो जंगलों में चलती थी, सारा जंगल सबका था, जिसको जहाँ मर्जी आती थी वो वहाँ जाता था, कोई मतलब क्लासेस नहीं थी, कोई डिवीजन नहीं थी, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी कि ये मेरा जंगल है, ये वो है, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आर एट एक्सट्रीमली लो लेवल, देयर वाज इक्वलिटी इन सोसाइटी एज फूड इज़ आल्सो अबेंडेंट एज पॉपुलेशन इज़ लो। ठीक है, उस टाइम क्या था, मतलब कोई भी, मतलब ये क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन और एक्सट्रीमली लो लेवल। ठीक है, जो फोर्स ऑफ प्रोडक्शन थी वो बिल्कुल एक्सट्रीमली लो लेवल पे थी। ठीक है, कोई डिवीजन नहीं थी, कोई स्किल की बात नहीं थी, कोई इक्विपमेंट नहीं थे। ठीक है, और क्या था, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन वर बेस्ड अपॉन कॉपरेशन। ठीक है, रिलेशन जो भी थे किसी भी प्रोडक्शन के बेसिस पे, वो किस पे थे, उसके कॉपरेशंस पे। ठीक है, रेदर देन द डोमिनेशन एज ऑनरशिप, ना कि जो ऑनरशिप थी फोर्स ऑफ प्रोडक्शन वाज कम्युनल, है ना, वो सब की थी, सब कम्युनल, मतलब वो ब्रदरी की थी। ठीक है, अबेंडेंट था, मतलब ये क्या बोला, और यहाँ पे मैंने बोला था लो लेवल, देयर वाज इक्वलिटी इन सोसाइटी एज अ फूड इज़ आल्सो अबेंडेंट, है ना, एज पॉपुलेशन इज़ लो। ठीक है, अबेंडेंट था, अधिक था, कोई कमी नहीं थी। ठीक है, इक्वलिटी थी और पॉपुलेशन क्या थी, लो थी, अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्या कर रहा है, सोसाइटी का एवोल्यूशन बता रहा है कि कैसे सोसाइटी इवॉल्व हुई है। ठीक है, सबसे पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था, जिसको ट्राइबल भी बोलता है। इसमें क्या था, नो कोहर्शन थी, मैंने आपको बोला नो कोहर्शन मीन्स कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं थी, कोई दबाव नहीं था, कोई बल प्रयोग नहीं था, नो एक्सप्लॉयटेशन, है ना,
कोई एक्सप्लॉयटेशंस नहीं थी, नो स्ट्रैटिफिकेशन, कोई डिवीजन नहीं थी, ठीक है, नो क्लासेस, कोई क्लास सिस्टम नहीं था, ना हैव्स थे ना हैव्स नॉट थे, ठीक है, ना कुछ भी नहीं था। फिर उसके बाद बोलते हैं क्या हुआ, एक स्टेज एमर्ज हुई जिसको वो बोलते हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म के बाद क्या हुआ, एंशिएंट स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद दूसरी स्टेज आई, उसको बोलता है वो एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन। इन मार्क्स एनालिसिस, अब मार्क्स के हिसाब से क्या है, द एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन फॉलो द डिक्लाइन ऑफ प्रिमिटिव कम्युनिज्म। डिक्लाइन किसकी वजह से हुआ, प्रिमिटिव कम्युनिज्म का जब डिक्लाइन हुआ तो एक नई स्टेज आई, नया मोड ऑफ प्रोडक्शन आया जिसको वो बोलता है एंशिएंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। दिस स्टेज इज मार्केट बाय द एमरजेंसी नहीं है, दिस स्टेज इज मार्केट बाय द एमरजेंस ऑफ स्लेवरी, ठीक है। इसमें क्या आपको देखने को मिला, एमर्ज हुई, एक क्लास बनी स्लेवरी, वेयर अ क्लास डिवीजन अराइजेज बिटवीन ऑनिंग क्लास, जिसको वो ऑनिंग क्लास जो थी वो मास्टर्स थे, और नॉन ऑनिंग क्लास वो थी जो स्लेव्स थे, ठीक है। इन दिस मोड some men have control over skills and tools and others were subordinate to them, है ना। इसमें से क्या थे, कुछ ऐसे इंसान थे, ठीक है, जिनको जो मास्टर्स माने गए, उनका कंट्रोल था अपने स्किल्स पे, हो सकता है वो शिकार बढ़िया करते हों, है ना, हो सकता है उनके पास टूल्स हों बढ़िया, हो सकता है उन्होंने स्टोन से पहले तो ऐसे ही जाते थे जंगल में, शिकार मिला उससे लड़ा कुछ किया, वैसे हो सकता है इनके पास स्किल आ गया हो, इनको तरीका आ गया हो, इन्होंने पत्थर के हथियार बनाना स्टार्ट कर दिए, है ना, तो इनको हम मास्टर्स बोलते थे, ठीक है। एंशिएंट स्लेव मोड ऑफ प्रोडक्शन में इनको क्या बोलते थे, जिनका अपना एक कंट्रोल और स्किल्स था एंड टूल्स थे, वो मास्टर्स थे, और जो उनके सबऑर्डिनेट थे वो स्लेव्स थे, ठीक है, नॉन ओनिंग क्लास जिनको बोलते हैं वो सबऑर्डिनेट थे। दिस मोड ऑफ सिंबलाइज एंशिएंट स्लेवरी, यही हमारे क्या बताता है, एंशिएंट स्लेवरी इन विच स्लेव्स डिड नॉट हैव कंट्रोल ऑन देयर लेबर आल्सो, ठीक है, इसमें उनका कोई कंट्रोल नहीं था। फिर बोलता है एक्स्ट्रा इकोनॉमिक कोहर्शन था इसमें, ठीक है, एक्स्ट्रा इकोनॉमिक कोहर्शन वही अब फोर्सफुली हो गया था ज़्यादा। मास्टर्स एंड स्लेव्स दो तरह की क्लासेस आपको देखने को मिल रही थी, है ना। दूसरे सैलरी इज काइंड थी, ठीक है, और इसके बाद लेबर इज़ प्राइवेटली ऑन, है ना, इसमें क्या था, प्राइवेटली ऑन हो गई थी लेबर, ठीक है, जिसको हम अनफ्री बोल सकते हैं। उसमें फ्री थी, उसमें कोई किसी से कोई इशू नहीं था, ठीक है। इसके बाद फिर एज अ पॉपुलेशन, अब इसमें क्या हुआ, एज अ पॉपुलेशन फर्दर इंक्रीज, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई, स्लेव्स आर प्रेशराइज्ड टू प्रोड्यूस मोर एंड मोर एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज एंड स्लेव रिवॉल्ट। देखो फिर क्या हो गया, जब पॉपुलेशन इंक्रीज हुई तो स्लेव्स पे ज़्यादा प्रेशराइज आ गया, प्रेशर्स आ गया, है ना। मास्टर्स उनको भी बोलने लगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने प्रोड्यूस करना है ना। तो उनको जब ये लगा कि ये एक्सप्लॉयट कर रहे हैं हमें, ठीक है, ये एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन इंक्रीज हो रही है, तो स्लेव्स ने क्या किया, रिवॉल्ट स्टार्ट कर दिया, ठीक है, विद्रोह कर दिया, मास्टर्स के खिलाफ उन्होंने विद्रोह करना स्टार्ट किया। तो उसकी वजह से क्या हुई, न्यू फोर्स ऑफ प्रोडक्शन एमर्ज हुई, ठीक है, फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर एंड फ्यूडलिज्म एमर्ज, ठीक है। वो न्यू फोर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या थी जो एमर्ज हुई, वो था एग्रीकल्चर, ठीक है, जिसमें आपको फ्यूडलिज्म एमर्ज होते हुए देखने को मिले, ठीक है। अब फ्यूडलिस्टिक, इसके बाद थर्ड स्टेज आ गई, सबसे पहले मैंने आपको बताया प्रिमिटिव कम्युनिज्म, उसके बाद आ गया आपको एंशिएंट, अब आ गया फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब फ्यूडलिस्टिक मोड ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, फ्यू पीपल हु ओन द लैंड, कुछ ही लोग थे जिनके पास अपनी ज़मीन थी, और नाउ नोन एज अ फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, उनको क्या बोलते थे, फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, है ना। वो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स एमर्ज हुए इन दिस मोड ऑफ प्रोडक्शन, रेस्टवाइल मास्टर्स बिकम अ फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, है ना। इसमें क्या हुआ, इसमें जो मास्टर्स थे वो क्या बन गए, जो पहले से ही मास्टर्स थे, ठीक है, वो बन गए फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, कंट्रोलिंग द लैंड्स एंड स्लेव्स बिकम सर्व्स, जो स्लेव्स थे वो बन गए सर्व्स, ठीक है। सर्व्स वाज फ्री बट वर फोर्स टू कल्टीवेट ऑन द लैंड फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स, है ना। वो क्या थे, उनको किस पे काम करना पड़ता था, जो लैंडलॉर्ड्स थे उनकी ज़मीनों पे, एंड हैड टू पे टैक्स एंड सर्विसेज, उनको उसकी टैक्स भी देना पड़ता था। आपने ये सुना भी है, पहले फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स बहुत बड़े बड़े ज़मींदार से, आज भी बहुत जगहों पे ऐसे भी हैं अभी जिनकी ज़मीनों पे लोग काम करते हैं, ठीक है, और उसकी जगह उनको क्या करते हैं, कुछ ना कुछ देते हैं, पैसे देते हैं, या वो अनाज का आधा हिस्सा या कुछ ना कुछ, है ना, देना पड़ता है। विच केप्ट ऑन राइजिंग लीडिंग टू रिवोल्ट ऑफ सर्व्स, है ना, ऑफ सर्व्स व्हेन मैच्योर कंडीशन अराइव, ठीक है। तो जब वो टैक्सेस एंड सर्विसेज देनी पड़ी, है ना, फिर कहीं ना कहीं क्या हुआ, फिर से रिवोल्ट स्टार्ट हो गया, ठीक है। जब उनको लगा कि हमें भी एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, सर्व्स को भी लगा कि जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स हैं ना, एक्सेस में हमसे टैक्स ले रहे हैं, तो उसकी वजह से मतलब उन्होंने क्या किया, रिवोल्ट स्टार्ट कर दिया। तो न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन इन फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म। तो फिर क्या हुआ, नई क्लास एमर्ज हुई, ये अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स बता रहा हूँ मैं, ठीक है, कि कार्ल मार्क्स कैसे सोसाइटीज़ को देखते हैं, कैसे सोसाइटी एमर्ज हुई। तो उन्होंने नई न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन इन अ फॉर्म ऑफ कैपिटलिस्ट एमर्ज हुए, ठीक है। कैपिटलिस्ट एमर्ज विद द इंक्रीज ऑफ ट्रेड एंड रेस्ट वाइल फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स बिकम
कैपिटलिस्ट, जो फ्यूडल, जो पहले से ही एस्टवाइल मीन्स पहले का, ठीक है, पहले से जो फ्यूडल लैंडलॉर्ड्स थे वो क्या बन गए, फिर से कैपिटलिस्ट, बिकम कैपिटलिस्ट एंड सर्व बिकम वर्कर इन फैक्ट्रीज, ठीक है, जो सर्व्स थे वो क्या बन गए, वर्कर्स बन गए उनकी फैक्ट्रीज के, ठीक है। तो कौन सी क्लास एमर्ज हुई, हमारी कैपिटलिस्ट, ठीक है, कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। फिर आ गया कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन, फिर मतलब वो वाली क्लास जिसमें इंडस्ट्रीज़ की बात कर दी उसने। मार्क्स एनालिसिस कंटिन्यूज विद द ट्रांजिशन फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म, है ना, ये कहाँ से ट्रांजिशन हुई है, कहाँ से आई है, ड्यू टू फ्यूडलिज्म से आगे कैपिटलिज्म। अकॉर्डिंग टू मार्क्स, मार्क्स क्या बोलता है, दिस इज अ करंट मोड ऑफ प्रोडक्शन, बोलता है ये वो है जो आज का दौर है, ठीक है, करंट मोड ऑफ प्रोडक्शन है। इन दिस मोड ऑफ प्रोडक्शन कैपिटल इज सेंट्रल टू द प्रोडक्शन एंड सोसाइटी इज प्राइमरीली डिवाइडेड इंटू हैव्स नॉट और हैव्स, ठीक है, हैव्स और हैव्स नॉट मैंने आपको बता दिया है कि क्या थे, ठीक है, पीछे स्टार्टिंग से जिसने अच्छे से पढ़ा उसको पता हो। तो हैव्स नॉट कॉल्ड, उनको बोलते थे प्रोलिट्रिएट, याद रखना ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, प्रोलिट्रिएट और हैव्स जो थे वो थे बुर्जियाज, ठीक है। इन द कैपिटलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड, इसमें क्या था, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन से जो मीन्स थे उनके, जो उनके रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, फोर्स ऑफ प्रोडक्शन जो भी थे वो क्या थे, वो प्राइवेट थे, ठीक है, प्राइवेटली, एंड लेबर इज कमोडिटी एक्सचेंज फॉर वेजेस, ठीक है, जो लेबर थी वो कमोडिटी बन गई, किसके बेसिस पे, वो वेजेस के बेसिस, मीन्स के काम, पैसा दोगे तो हम काम करेंगे, ठीक है, तो वही है एक्सचेंज फॉर वेजेस। द कैपिटलिस्ट क्लास ओन्स एंड कंट्रोल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, जो कैपिटलिस्ट क्लास थी वो क्या करती थी, वही कंट्रोल करती थी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पे, वाइल द वर्किंग क्लास क्या करती थी, वाइल वर्किंग क्लास का बस एक ही काम था, सेल देयर लेबर पावर ऑफ फॉर वेजेस, किसके बेसिस पे, उनको जो वेजेस मिलते थे, जो उनको पैसे मिलते थे उसके बेसिस पे वो अपनी लेबर सेल करते थे। और आज भी ऐसा ही है, आप बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में देखो, वहाँ लोग काम करते हैं, सुबह 8 जाते हैं, शाम को 8 आते हैं, ड्यू टू वेजेस, है ना, उनको उतना पैसा दिया जाता है, कैपिटलिस्ट वही करते हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज़ के। तो सारा जो उनकी फैक्ट्रीज वगैरह है वो सारी किसकी है, वो उसी की है जो मालिक है ना, प्राइवेटली ओन्ड है, ठीक है। तो लेबर क्या है, लेबर जो है, लेबर अपनी लेबर क्या करता है, सेल कर देता है, बेच देता है ना, किसके बेसिस पे, वेजेस के बेसिस पे। कैपिटलिस्ट इज कैटेगराइज बाय परस्यूट प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट, है ना, जो कैपिटलिस्ट है वही क्या करता है, वो प्रॉफिट लेता है ना, वही क्या है, वो एक्यूमुलेट करता है, ठीक है, एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल, ठीक है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट कंट्राडिक्शंस द लीड्स टू क्लास कन्फ्लिक्ट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ठीक है, वो कौन कौन सी है, कंट्राडिक्शन बिटवीन सोशल करेक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड प्राइवेट फॉर्म ऑफ अप्रोप्रिएशंस, ठीक है, यही वो दो कंट्राडिक्शंस है। इट लीड्स, ये क्या लीड करती है, टू कन्फ्लिक्ट एंड एक्सप्लॉइटेड वर्कर्स विल यूनाइट, ये क्या बोलता है, अब ये कार्ल मार्क्स के आइडियाज़ हैं, ठीक है, बोलता है इट लीड्स टू, ये जो जैसे वो इनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इनसे प्रॉफिट कमा रहे हैं, ठीक है, ये प्राइवेटली ओन्ड है, सब कुछ फैक्ट्रीज उनके पास है और लेबर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, बोलता है ये क्या करता है, ये क्या करेगा, इट लीड्स टू कन्फ्लिक्ट, कहीं ना कहीं ये क्या कन्फ्लिक्ट पैदा करेगा, और एक्सप्लॉइटेड वर्कर्स, ठीक है, और ये क्या है, जो एक्सप्लॉइटेड वर्कर्स हैं, जो मानेंगे कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है, ये एक टाइम आएगा क्या हो जाएंगे, विल यूनाइट एंड रिवोल्ट हर्डलिंग न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, ये रिवोल्ट करेंगे और ये घोषणा कर देंगे, ठीक है, क्या करेंगे, हर्डलिंग क्या होता है, घोषणा करना, न्यू मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, नया मोड ऑफ प्रोडक्शन बनेगा, जिसको वो क्या नाम देते हैं, कार्ल मार्क्स बताते हैं सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शंस, ठीक है, उसी को बताते हैं, वो कौन सा मोड ऑफ प्रोडक्शन है, वो सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शंस, ठीक है, इवेंटली। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, लीडिंग टू कम्युनलिज्म, ये दो वो स्टेजेस हैं जो उन्होंने फ्यूचरिस्टिक स्टेज बताई थी, एक सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शन और दूसरा कम्युनिज्म, या मॉडर्न कम्युनिज्म भी बताते हैं इसको हम, कि मोड ऑफ प्रोडक्शंस, ठीक है। और सोशलिस्ट मोड ऑफ प्रोडक्शंस में क्या बताया था उन्होंने बोला था, इट इज़ अ ट्रांजिटरी मोड ऑफ प्रोडक्शंस इन विच प्रोलेटेरिएट विल टॉपल, ठीक है, टॉपल बुर्जियाज इन द रेवोल्यूशन एंड विल कंट्रोल फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, वो क्या करेंगे, वो जो ये है मोड ऑफ प्रोडक्शन है, प्रोलेटेरिएट क्या करेंगे, बुर्जियाज को विल टोपल बुर्जियाज मीन्स के जो टॉप पे है ना, उनको गिरा देंगे, ठीक है, वो बुर्जियाज अपना जो पद है जिसको आप बोलते हो वो उसको खो देंगे, ठीक है, किसकी वजह से, इन द रेवोल्यूशंस एंड विल कंट्रोल फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, रेवोल्यूशन के बेसिस पे, क्योंकि वो ये समझेंगे जब एक्सप्लॉइटेशन पीक पे हो गई, प्रोलेटेरिएट क्या आ जाएंगे, एक नई स्टेज बनाएंगे जिसको सोशलिज्म बताते हैं, उसमें जो प्रोलेटेरिएट है वो बुर्जियाज को रेवोल्यूशंस, ड्यू टू रेवोल्यूशंस बुर्जियाज अपनी जो पोजीशंस है, जो वो जिस पद पे हैं वो खो देंगे, एंड विल कंट्रोल द फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, और जो प्रोलेटेरिएट हैं वो उसको कंट्रोल कर देंगे, जो भी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन, ये मैंने पीछे बता दिया क्या है, ठीक है। मार्क्स क्या बताते हैं इसको, बोलते हैं इट एज डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेटेरिएट एज फॉर ए शॉर्ट वाइल, ठीक है, छोटे टाइम के लिए क्या रहेगी, लेकिन डिक्टेटरशिप किसकी रहेगी, प्रोलेटेरिएट की रहेगी। वर्कर्स कंट्रोल फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, जो वर्कर्स हैं वही कंट्रोल करेंगे जो भी फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है। इसमें क्या होगा,
अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स प्राइवेट प्रॉपर्टी एबॉलिश्ड हो जाएंगी, जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हैं वो सारी क्या कर देंगे, वो ख़त्म कर देंगे, ठीक है। प्राइवेट प्रॉपर्टी एबॉलिश करेंगे, कोई क्लास सिस्टम नहीं होगा, नो क्लास, ईच अकॉर्डिंग टू वंस नीड नॉट ग्रीड। हर किसी को क्या मिलेगा, ज़रूरत के हिसाब से मिलेगा, ना कि लालच के हिसाब से, है ना। तो इसको वो बोलते हैं, और ये उन्होंने बताया था ये भी शॉर्ट टाइम के लिए ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या बताया, एक और स्टेज आएगी जिसको वो एडवांस कम्युनिज्म बताते हैं, ठीक है। एडवांस कम्युनिज्म में क्या होगा, आफ्टर द सोशलिज्म, सोशलिज्म के बाद आएगा एडवांस कम्युनिज्म, ठीक है। इन द फाइनल मोड ऑफ प्रोडक्शन, इसको वो बोलते हैं कि ये फाइनल मोड ऑफ प्रोडक्शन इन विच फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन विल कम्युनली ओन्ड एज अ वर्कर्स टू विल रिनोंस देयर रूल एंड एवरीवन विल कैरी ऑन his or her own creative pursuits and there will be no class in society। बोलते इसमें कोई क्लास सिस्टम नहीं होगा, इसमें सबको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। हर मतलब हर पूरे जितनी कम्युनिटी है, कम्युनिटी क्या करेंगे, सारे ऑन करेंगे, जैसे कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म में होता था, ठीक है। कोई किसी का ये नहीं, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो देयर विल बी नो स्टेट एंड पर्सन ट्रू सेल्फ और बीइंग विल बी रीइंटीग्रेट विल वन सेल्फ, ठीक है। According to Marx, this will be the last mode of production as the contradiction will be resolved in the mode and hence there will not be any न्यू अनइक्वल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। जब ये वाली स्टेज आएगी फिर कोई अनइक्वल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन नहीं आएगा। इसमें बोला है उसने कि कोई भी क्लास सिस्टम नहीं होगा, सबके पास सब कुछ होगा और हर कोई अपनी ज़रूरत के हिसाब से काम करेगा और उसको वो चीज़ मिल जाएगी। ग्रेजुअली इवन वर्कर विल रिनोंस देयर पावर, है ना, वो क्या करेंगे, वो जो अपनी पावर है उसको रिनोंस करेंगे, ठीक है। रिनोंस मीन्स त्याग देना, ठीक है। नो नीड फॉर स्टेट, है ना, इसमें कोई स्टेट नहीं होगी। ऑल एनलाइटन एंड फ्री, है ना, सब क्या होंगे, फ्री होंगे। और एंड ऑफ हिस्ट्री, बोलते हैं हिस्ट्री का एंड यहीं पे हो जाएगा, मिल के यही वाली स्टेज फिर कंटिन्यू चलेगी, ठीक है, जिसको वो एडवांस कम्युनिज्म बताता है। फिर इसके बाद थोड़ा सा क्रिटिसिज्म है। तो क्रिटिसिज्म क्या है इसका, अगर क्रिटिसिज्म की बात करें, जनरल क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्स किसका, मोड ऑफ थ्योरीज का, ठीक है, मोड ऑफ प्रोडक्शंस का। फर्स्ट क्या बोलता है फर्स्ट ऑफ ऑल हिज फ्यूचरिस्टिक कम्युनिस्ट यूटोपिया, जो इसने फ्यूचरिस्टिक स्टेज बताई है। फ्यूचरिस्टिक कम्युनिस्ट मतलब जो इसने यूटोपिया किया, काल्पनिक जो है ना, काल्पनिक लोग जिसने दो बताई थी इमेजनरी, वो थी सोशलिज्म एंड कम्युनिज्म, ठीक है। नेवर अराइव्ड इवन इन द कम्युनिस्ट कंट्रीज, प्रोलिटरिएट हैव नेवर टेक अ लीडिंग रोल ऑफ टॉपिंग कैपिटलिज्म, है ना, ऐसा कभी नहीं हुआ। बोला जो कम्युनिस्ट कंट्रीज भी हैं उसमें भी अभी तक ये स्टेज नहीं आई है, ठीक है। और ऐसा नहीं हुआ है कि प्रोलेटरिएट ने ये चीज़ कर ली है और जो कम्युनलिज्म है वो अपना पद उन्होंने खो दिया है, ठीक है, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है। दूसरा बोलता है ही आल्सो सजेस्टेड सम सोसाइटीज मे हैव डिफरेंट मोड ऑफ प्रोडक्शन एंड इन केस ऑफ एशिया वेयर ही हिमसेल्फ सजेस्टेड एसिटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन विच टर्न्स काउंटर हिज जर्नलाइज मोड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ थीसिस, ठीक है। तो और तीसरा क्या है, ही आल्सो इग्नोर्ड द फेमिनिस्ट डायमेंशंस ऑफ प्रोडक्शन एज अ पैट्रियार्की इज आल्सो सीन एज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन द ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म। और फोर्थ है हिज फ्यूचरिस्टिक मॉडलिंग्स मैक्स हिज ऑब्सेशन एंड सोशल जस्टिस विदाउट एनी साउंड रीजनिंग। ही प्रिडिक्ट्स दैट डायलेक्टिक process will seize some forms of inequalities or liking remains due to natural and man-made difference in societies। तो इसके बोलने का यही मतलब है, इसके जो क्रिटिसिज्म है वो यही है कि इसने खुद सजेस्ट किया था कि एक एस्थेटिक मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ठीक है, तो उससे कैसे ये जर्नलाइज मोड ऑफ प्रोडक्शन हो सकता है। एक बताया था कि उसने फेमिनिस्ट डायमेंशंस को क्या किया है, मतलब इग्नोर किया है, ठीक है। पैट्रियार्की इंपॉर्टेंट फैक्टर है ग्रोथ ऑफ कैपिटलिज्म का। और उसने एक बताया है जो इसके फ्यूचरिस्टिक मॉडल है ना, वो क्या है, विदाउट एनी रीजनिंग, मतलब बिना सोचे समझे हैं, ऐसे ही प्रिडिक्ट किया है, ऐसे यूटोपियन सोसाइटीज़ के बारे में बता दिया है, ठीक है, यूटोपिया करके, ठीक है। यूटोपिया होता है जो काल्पनिक लोग बोलते हैं ना, यूटोपियन सोसाइटीज़। तो यही था इसका, क्योंकि अब लेक्चर्स भी काफ़ी बड़ा हो गया, तो ये इसका क्रिटिसिज्म था। और एट द एंड कंक्लूजन है। कंक्लूजन तो आपको पता है, जो इतना समझाया है वही है लास्ट में, ठीक है। तो थैंक यू। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका वो आएगा क्लास स्ट्रगल पे, ठीक है। थैंक यू। कमेंट करना, लाइक शेयर कमेंट करना।